डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु के सेट नंबर 10 को डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि वीडियो को क्या करिएगा, अंत तक देखिएगा। पूरा देखने से आपकी तैयारी और बेहतर होगी। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। होगा यूँ कि जैसे ही सेट कंप्लीट किया जाएगा उसका पीडीएफ उसी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप वहाँ से टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन करेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, आंसर के लिए चिंता नहीं करेंगे। अभी जो वीडियो मैंने सेट नंबर 10 को डिस्कस कर रहा हूँ या करने जा रहा हूँ, तो इसका वीडियो भी आपको यूट्यूब पर सर्च कर लेना है और वहाँ से आपको पूरा वीडियो वॉच कर जाना है। और फिर जब इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया जाए टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आपने जो टेस्ट दिया है उसका क्या कीजिए, सेल्फ एनालाइज कीजिए कि आपने टेस्ट में कितना अच्छा किया और कितना बेहतर आप सीख पा रहे हैं। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपकी तैयारी और बेहतर होने वाली है। तो चलिए, अपने समय को बेशकीमती बनाते हुए, एक भी समय इसका व्यर्थ न करते हुए इस टेस्ट नंबर 10 की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1, स्वीडन की मुद्रा क्या है। देखिए साथियों, यहाँ पे पिक्चर को लेकर थोड़ा सा इशू आएगी, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बट फिर भी दिखाई अच्छी तरीके से दे रहा है। आपको अपने मकसद से मतलब है, वीडियो की क्वालिटी जो है इतनी है जो आपका काम चल जाएगा और बेहतर है। तो अगर प्रश्न संख्या पहले की बात करें तो पहला नंबर प्रश्न में स्वीडन की मुद्रा क्या है। तो स्वीडन की मुद्रा है, उसे क्रोनर कहा जाता है। यहाँ पे क्रोनर कहिए, कहीं कहीं आपको क्रोना देखने को मिलेगा, तो यह क्रोना भी आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में इस दोनों में से कोई एक रहे तो इसे आप आंसर करेंगे अपना। ठीक है, और बात की जाए स्वीडन की राजधानी की, तो इसकी राजधानी स्टॉकहोल्म है। ठीक है, स्टॉकहोल्म। स्टॉकहोल्म इसकी राजधानी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। देखिए, यहाँ पे कह रहा है प्रश्न में कि उद्देशिका जो है वह संविधान का हिस्सा नहीं है, वह किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहले यह घोषित किया था। तो यह बेरुबारी। ठीक है, बेरुबारी जो है वह बाद फैसला जो हुआ था, बेरुबारी बाद फैसला, वह 1960 में हुआ था और उसी में घोषणा किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या चीज़ सर्वप्रथम घोषित किया था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था। यह 9वें संस्करण जो है इसका आयोजन बकलोह हिमाचल प्रदेश में किया गया था और यह भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 9वां संस्करण था। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा बकलोह हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, चौथे प्रश्न में कह रहा है कि साहित्य में उत्कृष्टता के लिए सबसे पहले किस महिला को ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्राप्त हुआ था। यानी कि यह ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले किस महिला को दिया गया था। तो यह ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले आशापूर्णा देवी को दिया गया था और यह दिया गया था 1976 में। साल 1976 में आशापूर्णा देवी को सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था और यह एक बंगाली उपन्यास के लिए उन्हें यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, बंगाली उपन्यास। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, इसी पे आंसर करते जाते हैं और उसका डिस्क्राइब करते जाते हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं है, समझ में आसानी से आ रहा है। पहले 5वां प्रश्न को अगर देखें तो उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। BIMSTEC, बिम्स्टेक बोलते हैं इसे। तो यह पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से जो ऑप्शन है वह इसका सदस्य नहीं है। तो दोस्तों, नेपाल, भारत और भूटान इसका सदस्य है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो मालदीव जो है इसका सदस्य नहीं है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, कबड्डी खेल के मैदान का आकार लगभग कितना होता है। यह जो कबड्डी का खेल है उसमें पूछा जा रहा है कि जो क्षेत्र होता है मैदान, उसका आकार कितना होता है। तो यह होता है 13 × 10 मीटर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर बात की जाए कुल प्लेयर की
तो कुल इसमें 12 प्लेयर होते हैं। कबड्डी में कुल 12 प्लेयर खेलते हैं, जिसमें से 7 कोर्ट में होते हैं और 5 रिजर्व खिलाड़ी के रूप में रहते हैं। ठीक है, कोर्ट में कितने रहते हैं? 7, और रिजर्व जो है वो 5 रहते हैं। रिजर्व खिलाड़ी वहाँ से भी सिलेक्ट किया जाता है, तो 5 खिलाड़ी रिजर्व में रहते हैं। और यह जो है प्रत्येक राउंड 2 राउंड होता है। इस खेल में 2 राउंड होते हैं और वह दोनों प्रत्येक राउंड 20-20 मिनट के होते हैं। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। 7वें प्रश्न में कह रहा है कि भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस की सफल टेस्टिंग किस आईआईटी संस्था ने की थी? अब देखिए, पूछा जा रहा है भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस, यानी कि भारत ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, भार ओएस नहीं है ये। अगर आप उसको अच्छे से समझेंगे तो भार का मतलब भारत, ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ईजिली है। तो इसका सफल टेस्टिंग जो है वह किस आईआईटी संस्थान ने किया था? तो इसका सफल टेस्टिंग आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बनेगा। और इसे कब किया गया था? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को। हैंड राइटिंग में थोड़ी सी परेशानी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। एक निबल में बीट्स होते हैं। पूछा गया है कि एक निबल में कितने बीट्स होते हैं? तो कुल मिला के 4 होते हैं एक निबल में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? जो वेस्टेज जो होता है अपशिष्ट, उससे हाइड्रोजन परियोजना स्थापित करने की बात कर रहा है। साथ ही साथ इस शब्द पर ध्यान देंगे, पहली। ठीक है, तो यह जो है इसका पुणे में स्थापना किया जाएगा। इस हाइड्रोजन परियोजना की आधारशिला, पहली जो हाइड्रोजन परियोजना होगी जो कि अपशिष्ट से तैयार होगी, उसकी आधारशिला पुणे में रखा जाएगा। ठीक है, और यह कुल 430 करोड़ प्लस की लागत से यह आधारशिला रखी जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। 10वें प्रश्न में कह रहा है कि परावर्तन के नियम लागू होते हैं। अब यह परावर्तन के नियम कहाँ लागू होते हैं? केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, या केवल उत्तर दर्पण पर, या सभी दर्पणों पर, चाहे उसकी आकृति कैसी भी क्यों न हो? तो देखिए, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन का जो भी होता है वह सभी दर्पणों पर, चाहे उसकी आकृति कैसी भी क्यों ना हो, इन सभी जगह परावर्तन के नियम लागू होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। किस राज्य के लुंगलेई फायर स्टेशन को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन ने पुरस्कार 2023 प्राप्त किया है या प्रदान किया है? ठीक है, तो यह पुरस्कार जो है यह मिजोरम को प्रदान किया गया है। किस क्षेत्र में? आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। और अगर बात की जाए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, यह कब स्थापित किया गया था? तो इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। 12 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? एक माइक्रोमीटर की अगर बात करें वह होता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या थी? तो थीम थी साथियों अपशिष्ट से आपदा, या इंग्लिश में कहिए वेस्ट टू हेल्थ। यह इसका थीम था 2023 का। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का थीम था वेस्ट टू हेल्थ, या हिंदी में अपशिष्ट से आपदा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 14। कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक की मेज़बानी करेगा? अब यह जो है पुणे, ठीक है, पुणे जो है, पुणे शहर भारत का, वह क्या करेगा? नदी संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक की मेज़बानी करेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। 15वें प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? अभी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पूछा जा रहा है कि इसमें से जो ऑप्शन है उसमें से कौन रेडियो एक्टिव तत्व जो है वह नहीं है। अब बात की जाए प्लूटोनियम, यूरेनियम और थोरियम की, ये तीनों के तीनों रेडियो एक्टिव तत्व हैं, लेकिन टाइटेनियम रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। रिस्ट एस्योड किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? देखिए, ये बायोग्राफी जो है रिस्ट एस्योड, यह जो है गुंडप्पा विश्वनाथ के द्वारा लिखा गया है, उनकी ये आत्मकथा है। अगर बात की जाए सुनील गावस्कर की, तो उनका सनी डेज नामक इनकी आत्मकथा है, सनी डेज। ठीक है, सनी
डेज इनकी आत्मकथा है, किनकी? सुनील गावस्कर की। कपिल देव की बात करें तो इन्होंने 2 लिखा है, एक लिखा है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, यह कपिल देव के द्वारा लिखा गया है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, और अनिल कुंबले की लिखा गया है वाइड एंगल, अनिल कुंबले की आत्मकथा है वाइड एंगल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, हाल ही में किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना की मंजूरी दी है? तो यह जो है 3700 मेगावाट की परियोजना है जो कि अडानी ग्रीन एनर्जी के द्वारा यह संचालित किया जा रहा है। तो पूछा गया है कि ये जो है किस राज्य में इसकी आधारशिला रखी जाएगी? तो यह आंध्र प्रदेश में रखा जाएगा, इसका है ना, इसकी शुरुआत की जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष की बात पूछा जा रहा है तो वह थे H.C. मुखर्जी, है ना। भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि श्रीलंका ने किस कंपनी से 40,000 मीट्रिक टन पेट्रोल और डीजल खरीदा है? तो श्रीलंका ने भारत से खरीदा है, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भारत की एक है पेट्रोलियम कंपनी, उससे, है ना, 40,000 मीट्रिक टन पेट्रोल और डीजल खरीदा है। इसका खेप जो है भेजा गया है किसके? श्रीलंका को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, हाल ही में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन बन गया है? तो पहला जिला हर घर जल योजना के तहत ये पहला जिला जो बना है वह भारत का पहला जिला बुरहानपुर बना है, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21वें प्रश्न में कह रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है सुमेलित करने के लिए, ठीक है। अगर बात की जाए इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखिए ऑप्शन में कह रहा है कि पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र, ठीक है। अगर इसकी जो है बात की जाए तो यह बेंगलुरु में स्थित है और इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। तो ये आपका सही है, सुमेलित है। और हमें क्या करना है? सुमेलित नहीं है यानी कि इसमें राइट मैच नहीं है, उसे ढूंढना है। बात की जाए ऑप्शन नंबर बी की, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान जो कि देहरादून, जो कि कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है, तो ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी में क्या कह रहा है कि भारतीय वन प्रबंध संस्थान, यह क्या कहाँ दे रखा है? कोलकाता में, जो कि आपका गलत है, आपको गलत ही ढूंढना था। यह कहाँ है? यह जो है भोपाल में स्थित है, ठीक है। यह एमपी के भोपाल में स्थित है, तो यहाँ आपका गलत हो जाएगा, यह कोलकाता दिया हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या और ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान, यह कहाँ है? अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समूह सत्य नहीं है? इसमें से जो दे रखा है, एक तरफ आर्टिस्ट हैं जो वादक है, अलग अलग जो है वह इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं। पूछा गया है कि शिव कुमार जो है, इसमें से असत्य आपको ढूंढना है, सत्य नहीं है, असत्य ढूंढना है। तो शिव कुमार की अगर बात की जाए तो वह संतूर वादक थे, ठीक है, संतूर वादक थे शिव कुमार। अगर बात की जाए हरिप्रसाद चौरसिया की तो वह एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे, बांसुरी बजाते थे। अब ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है बिस्मिल्लाह खां जो कि तबला बजाते थे। अब बताइए, बिस्मिल्लाह खां तबला तो नहीं बजाते थे, यह क्या थे? सुप्रसिद्ध शहनाई वादक थे, शहनाई वादक थे, शहनाई बजाते थे। तो यह आपको गलत ढूंढना था, तो सी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। और डी जो है बिरजू महाराज, वह एक कथक से इनका संबंध था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23वें प्रश्न में कह रहा है कि माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसे लिखा गया था जगमोहन जी के द्वारा, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। और इसका जो है 22 नंबर का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बिस्मिल्लाह खां तबला वादक नहीं थे बल्कि शहनाई वादक थे, शहनाई वादक थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24वें प्रश्न में कह रहा है कि किसने फरवरी 2023 में पुरुषों के लिए 2023 NHAI राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का 12वां संस्करण जीता है? तो यह किसके द्वारा जीता गया है? यहाँ पे एक पारा मिलिट्री के बारे में दिया गया है, BSF, SSB, CISF और ITBP,
ये सब पारा मिलिट्री हैं भारत के। तो पूछा गया है कि यह जो है फरवरी 2023 में पुरुषों की NHAI राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का 12वां संस्करण आयोजित किया गया, उसे इनमें से किसने जीता है। तो यहाँ पे बात करें तो ITBP के द्वारा यह खिताब जीता गया है, यह चैंपियनशिप जीता गया है, जो कि 12वां संस्करण था। अगर बात की जाए ITBP की, तो ITBP की स्थापना हुई थी 1962 में और इसके महानिदेशक वर्तमान में हैं अनीश दयाल सिंह। ठीक है, अनीश दयाल सिंह इसके महानिदेशक हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया था। अगर पहली बार अगर बात की जाए तो सबसे पहले 1900 में पार्टिसिपेट किया था भारत ने ओलंपिक में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की वीमेंस क्रिकेट टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया गया है। तो यह मेंटर के रूप में सानिया मिर्जा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। अभी बात की जा रहे हैं 4 इसमें अनुप्रस्थ तरंग होंगे और एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं होगा। तो बात करें जाए ध्वनि तरंग की, तो यह अनुप्रस्थ नहीं है। ठीक है, तो डी ही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। यह क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है, यह अनुदैर्घ्य तरंग है। तो डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। प्रश्न को हम आराम से लेके चल रहे हैं, कोई स्पीड नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। और दोस्तों जो भी व्यूअर्स इस चैनल पे पहली बार हैं तो वीडियो को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कठपुतली कला का सबसे पुराना निम्नलिखित जो है संदर्भ मिलता है। सबसे पहले शिल्पादिक्रम, सामवेद, नाट्यशास्त्र, शकुंतला, इसमें सबसे पहले कहाँ पे जिक्र किया गया है, कठपुतली का। तो यहाँ पे शिल्पादिक्रम जो कि एक तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है, उसी में इसका चर्चा किया गया है कठपुतली का। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सर्वाधिक सभ्यता वाला है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है दोस्तों, सौर शक्ति है ना, वो सबसे ज़्यादा है। नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में बात किया जा रहा है। वैसे जल विद्युत भी इसका स्रोत है, लेकिन यहाँ पे नवीकरणीय की बात कर रहा है, तो यहाँ सौर ऊर्जा हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करेगी, वायुमंडल में नमी, वायुमंडल में जितनी ह्यूमिडिटी होगी उसके अनुसार वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप वायुमंडल की नमी पर भी दिया रहेगा या इसके जगह पर एक ऑप्शन दे सकता है वायुमंडल की जलवाष्प की मात्रा पर, तो वो भी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है या कहाँ अवस्थित है। तो इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है और ये जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का स्थापना जो हुआ था 23 मार्च 1950 को किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन का स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32वें प्रश्न में कह रहा है कि वित्त आयोग के सदस्यों की अहर्ताओं का मतलब होता है दोस्तों एलिजिबिलिटी, योग्यता, उसका निर्धारण कौन करता है। तो इसका निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग के जो सदस्य होते हैं इसका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है यानी कि योग्यता, वह संसद निर्धारित करती है और यह आर्टिकल 280 के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, आर्टिकल 280 के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं। देखिए वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होते हैं उसको क्या करता है, नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं। वैसे जीवाणु को क्या कहा जाता है, तो उसे विनाइट्रिकारी जीवाणु कहा जाता है। प्रश्न को आप समझ गए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। वैसे जीवाणु जो वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन होते हैं उनको सीधे क्या करता है, नाइट्रोजन के यौगिक में कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है, तो उसे विनाइट्रिकारी जीवाणु के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, साइक्लोन गैब्रियल को देखते ही किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई है, कर दी है। तो यह न्यूजीलैंड में आया था, है ना।
न्यूजीलैंड में आया था एक चक्रवात, इसका नाम है, यह क्या है, साइक्लोन गैब्रियल एक चक्रवात है। तो इसके लिए आपातकाल की घोषणा न्यूजीलैंड के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहता है? तो एक शुष्क सेल जो होता है उसमें रासायनिक रूप में, अब मान लीजिए बैटरी जो होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा के रूप में ही तो वह संचित रहती है, तभी तो हम क्या करते हैं, उसका यूज कर पाते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, 36 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिमयुगों में से किस युग में हिमनीकृत हुआ था? प्रायद्वीपीय भारत की बात की जा रही है, तो यह प्लीस्टोसिन काल में, प्लीस्टोसिन हिमयुग में क्या हुआ था, यह हिमानीकृत हुआ था। ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा धातु पिघल जाएगा? यानी कि हवा के संपर्क में अगर हथेली पर किस धातु को रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो वो हो जाएगा गैलियम और सीजियम। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है गैलियम और सीजियम, ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए स्टेटमेंट 1 को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 में कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये जो नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। हाई कोर्ट है ना, उच्च न्यायालय जो होता है उसके न्यायाधीश के बारे में पूछा गया है। तो इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पे राज्यपाल गलत हो जाएगा, तो इस प्रकार यह स्टेटमेंट गलत हो जाए। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीश की। ऑप्शन नंबर 2 में बात करें यानी दूसरे स्टेटमेंट की, राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। अब देखिए यहाँ पे भी ये स्टेटमेंट गलती है। अब बात किया जाए विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंधित, तो यह जो है क्या होता है कि सदन में जो उपस्थित जो रहते हैं सदन के सदस्य और मतदान करने वाले सदस्यों की एक साधारण बहुमत के द्वारा क्या किया जाता है, इन्हें चुना जाता है। किसे चुना जाता है, विधानसभा के अध्यक्ष को। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है मुख्यमंत्री के द्वारा चुना जाता है, जो कि आपका गलत हो जाएगा। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विधि यानी कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है, मेथड है, वह जल को पंकिल जल से अलग कर देता है। तो क्या करता है, छाना जाता है ना, फिल्टर किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, निस्यंदन। 40 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यानी कि मुद्रा जो यानी करेंसी खुद करेंसी को जनरेट करती है। यह परिभाषा जो है किसने प्रस्तुत की थी, तो यह परिभाषा क्रोमर के द्वारा दिया गया था। यह परिभाषा जो है क्रोमर ने दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक निश्चित भाषा में, है ना, एक निश्चित भाषा में FIGSTY को BJFISN लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में बिल्डर को कैसे लिखा जाता है। तो इसका अगर आंसर की बात करेंगे, देखिए इसका साधारण तरीका है, ज़्यादा इसमें उलझेंगे नहीं। यहाँ पे M और B को छोड़ दीजिए, अब I से शुरुआत कीजिए। I के बाद क्या है, J है, यानी कि +1 हुआ होगा, और फिर अब उल्टा एक प्लस एक माइनस होगा। F के बाद क्या होता है, G, ठीक है, फिर H के बाद I, फिर S के बाद क्या होता है, T। इस तरीके से चल रहा है। अब देखिए ऑप्शन यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑप्शन की अगर बात करें, अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिल्डर, ठीक है ना। अब U से शुरू करते हैं, ठीक है, U के बाद क्या होगा, V होगा। B है ना पहला लेटर, उसको भूल जाते हैं, ठीक है। U के बाद क्या होगा, V, ठीक है, U के बाद होगा आपका V। तो अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे V कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर B में दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, और चेक करते हैं। I के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे U के बाद V होगा, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर I इसमें से I में से क्या करेंगे, I 9 होता है, 1 घटा देंगे तो क्या आएगा, H आएगा, ठीक है। तो V के बाद H है, फिर I के बाद क्या है, L के बाद क्या होगा, M, ठीक है, जो M को डिनोट करता है। अब फिर D में से 1 घटा देना है तो C आता है, सही जा रहा है, ठीक है। 1 माइनस 1 प्लस का सीक्वेंस चल रहा है। फिर अगर बात किया जाए E के बाद क्या होगा, F होगा,
फिर जो है इसी तरीके से यह सीक्वेंस ऑप्शन नंबर बी में है, तो ज़्यादा उलझना नहीं है, जहाँ क्लू मिले वहीं से आंसर कर देना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे क्यों मनाया जाता है? तो इससे यूँ मनाया जाता है कि कभी बचपन में कोई बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए हैं तो उन्हें फिर से दोबारा मिलाने के लिए यह जो है अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस का आयोजन किया जाता है अथवा मनाया जाता है। तो यह ऐसे मनाया जाता है 25 मई को। बहुत ही अच्छी पहल है, जो बच्चे अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाते हैं उनको मिलाने के लिए यह बहुत ही अच्छा पहल है सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 नंबर यानी 43rd नंबर में क्या कह रहा है कि दुबई सरकार ने आर्थिक विकास के लिए किस भारतीय राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसके लिए हरियाणा राज्य सरकार है, उसके साथ दुबई सरकार ने आर्थिक डेवलपमेंट यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भारतीय राज्य के यानी कि हरियाणा के साथ एग्रीमेंट किया है। प्रश्न संख्या 44 में कह रहा है कि व्यापारिक वैसलीन किससे प्राप्त किया जाता है? अब देखिए, आप जब एक एडवर्टाइजमेंट देख रहे होंगे तो इस एडवर्टाइजमेंट में ही इसका आंसर दे रखा है, पेट्रोलियम जेली। आप सुने होइएगा ना, तो ऑप्शन यहाँ पे कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। यह जो क्या होता है ना, कच्चे तेलों की शुद्धिकरण के द्वारा यह तैयार किया जाता है, ठीक है, पेट्रोलियम जेली से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, कृषक ग्रामीण संस्कृतियों किससे संबंधित थी? तो इसका संबंध था ताम्रपाषाण संस्कृति से। कृषक ग्रामीण संस्कृति के संदर्भ में यह प्रश्न पूछा गया है, तो इसका संबंध था ताम्रपाषाण संस्कृति से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, भारतीय मुद्राओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह क्या है? यानी कि सबसे ज़्यादा जो भारत की मृदा है उसमें सबसे सूक्ष्म तत्व की कमी के बारे में पूछा जा रहा है, जो सबसे कम मात्रा में पोषक तत्व जो है वह उपलब्ध है, तो वह है जस्ता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, भाग 9 क नगर पालिकाएँ के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन संविधान में वर्णित है? तो यहाँ पे आंसर तो आपका 243 वाई हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ बात करें तो यह 243 भी उसमें सम्मिलित है। अब है क्या ये 243? तो देखिए, राज्य के राज्यपाल, ठीक है ना, उसका गठन यह प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। यह इसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा? 243 आई के द्वारा, ठीक है। यह 243 आई जो है वो क्या करता है? राज्य के राज्यपाल का गठन प्रत्येक 5 साल में होगा, यह 243 आई बन जाता है। और यह जो है इसके द्वारा यह वित्त आयोग का गठन 243 वाई के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? क्या था? निर्धनता का निवारण करना था, तीव्र गति से आर्थिक विकास करना था और उत्पादन और रोजगार का सृजन करना था। तो इसमें सारे के सारे हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें गलत दिया हुआ है। अब देखिए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है, ठीक है, तो यह इसकी स्थापना 1963 में हुई थी, जो कि आपका करेक्ट है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, ये भी आपका करेक्ट है। ऑप्शन सी में कह रहा है कि भ्रष्टाचार निरोध कानून, इसे 1988 को लागू किया गया था, ये भी आपका सही है। ऑप्शन डी में कह रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय, जो कि इसका स्थापना 2000 में किया गया था, जो कि आपका गलत है। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। और कब की गई थी? 1 मई को, ठीक है, 1 मई 1956 को किया गया था। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें से कौन जो गुर्दा यानी कि किडनी है उसका सामान्य कार्य नहीं है। अब देखिए, ऑप्शन ए में क्या कह रहा है कि रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, तो यह जो है कार्य है। ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी में कह रहा है कि रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। अब देखिए, ब्लड में शुगर की मात्रा का नियंत्रण यह किडनी का कार्य नहीं होता है, ठीक है, तो यह आपका गलत हो जाएगा और आपको गलत ही आंसर ढूंढना था। अगर बात की जाए कि रक्त में शर्करा को नियंत्रण करने का कार्य किसका होता है, तो यह एक हार्मोन होता है, ठीक है, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन का यह कार्य होता है कि रक्त में ब्लड लेवल को कंट्रोल करने का या नियंत्रण करने का एक तरीके से, ठीक है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सी ऑप्शन को देखते हैं, यूरिया को छानकर बाहर निकालना, तो यह इसका कार्य होता है किसका, किडनी का। और कई हार्मोनों का स्रावन करता है, यानी कि यहाँ पे आपको गलत आंसर ढूंढना था कि किडनी का कौन सा कार्य नहीं होता है, तो रक्त में शर्करा का मात्रा का नियंत्रण करना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिक का आवश्यक अवयव है, ठीक है, वह संबंधित है। ऐसा तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिक का आवश्यक अवयव है वह संबंधित है, वह किससे संबंधित है, संबंधित है समूह 14 से। अब देखिए, अगर आप समूह 14 के बारे में ज़रा सा भी नॉलेज रखते हैं, जानकारी, तो देखिए समूह 14 जो है ना, वह कार्बन समूह के नाम से जाना जाता है। तो आपको प्रश्न में भी क्या कह रहा है, कार्बनिक यौगिक के आवश्यक अवयव यानी कि समूह, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। अब बात की जाए महत्वपूर्ण स्रोत की, तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन है, कई ऑप्शन में विटामिन ई की मात्रा पाई जाती है, लेकिन आपको क्या कह रहा है, महत्वपूर्ण, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा आपका गेहूं अंकुर का तेल। इसमें क्या होता है, उत्कृष्ट स्रोत है विटामिन ई का, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तार के तेल में क्या पाया जाता है, विटामिन ए, डी और ई, ये तार के तेल में पाया जाता है, ठीक है। और नारियल के तेल की बात की जाए तो यहाँ पे फैटी एसिड और विटामिन ई यहाँ भी पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। 53 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सहायक संधि करने वाले राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब देखिए, सहायक संधि जो है वह कई राज्यों के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सही है। तो यह अवध के निजाम, हैदराबाद के निजाम, ठीक है, उनके द्वारा। इसके अलावा बात की जाए मैसूर, तंजौर, ठीक है। अब बात की जाए मंसूर और तंजौर की, ठीक है, तो इसका विलय जो हुआ था, इसका सहायक संधि जब हुआ था एग्रीमेंट, वह 1799 में हुआ था, 1799 में। और अवध की बात की जाए तो इसकी सहायक संधि हुई थी 1801 में। और निजाम जो है उसकी, हैदराबाद की निजाम, उसकी संधि कब हुई थी, वेलेस्ली के कार्यकाल में हुआ था, तो यह हुआ था 1798 में, ठीक है, 1798 में हुआ था निजाम का, हैदराबाद के निजाम का सहायक संधि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। 54 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि मौर्यकालीन, यानी कि मौर्य काल में कंटक शोधन क्या था। यह जो कंटक शोधन था वह एक आपराधिक कोड था, ठीक है, न्यायालय कहिए, तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 55 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि व्यय के कागजातों की देखरेख करना किस सल्तनतकालीन विभाग का कार्य था। यानी कि जो व्यय के कागजात थे एक्सपेंस के, उनको देखरेख करने का जो ये देखरेख करने का कार्य करता था, तो वह कौन विभाग के अंतर्गत इसका कार्य किया जाता था, तो वह था दीवाने इंसा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56। वानर सेना और मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान हुआ था। अगर बात की जाए वानर सेना की, तो यह बच्चों का एक समूह था, और यह मंजरी सेना जो थी वह बालिकाओं का एक समूह था, ठीक है। मंजरी सेना बालिकाओं का समूह था, है ना, बालिकाओं का। और यह जो थी वानर सेना वह लड़कों का, बच्चों का, छोटे बच्चों का एक समूह था। अब पूछा गया है कि यह किस आंदोलन के दौरान हुआ, तो इसके सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। 57 नंबर प्रश्न में कह रहा है 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के एक घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की गई, जिसका प्रारूप किसने बनाया था। तो यह प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 की बात करें तो 58 में कह रहा है कि एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, और इस घटना को क्या कहा जाता है, तो इस घटना को सीबेक प्रभाव के नाम से जानते हैं। अब देखिए, अगर इस प्रश्न को आपने पहले नहीं पढ़ा होगा या सीबेक प्रभाव के बारे में नहीं जानते होंगे, तो प्रश्न को एक बार पहले फिर से पढ़ लेते हैं। एक संवाहक के तापक्रम यानी कि टेम्परेचर की बात हो रही है, तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव का जो परिवर्तन होता है, इसी घटना को सीबेक प्रभाव के नाम से जानते हैं। एक समझिए, एक टाइप का डिफिनीसन है, ठीक है। और यह जो है सीबेक एक क्या थे, वैज्ञानिक थे, उन्हीं का दिया हुआ यह क्या है, एक फॉर्मूला कह सकते हैं, एक नियम कह सकते हैं।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। 59 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पानागन दर्रा, यह एक दर्रा है जो भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो यह पानागन दर्रा जो है अरुणाचल राज्य में यानी कि अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। अभी यहाँ पे एक एनालिटिकल रीजनिंग टाइप का दिया हुआ है, सिंपल रीजनिंग कह लीजिए। अब देखिए 12 है तो यहाँ 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, फिर 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 12 फिर किससे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 12 आएगा, तो 12 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के अधीन बनाया जा रहा है। बनाया जा रहा है ऐसा कहा जा रहा है, प्रश्न में बनाया गया होना चाहिए। तो यह जो है 2004 में यथा संशोधित भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो है वह दोस्तों आप इसको कर लेंगे आंसर सही, लेकिन यहाँ 2004 है उसे 2003 बना लेंगे, ठीक है। तो 2003 में यथा संशोधित भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62। 62 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बिलामेन की आवश्यकता होती है। अगर बात करें बिलामेन की तो इसकी आवश्यकता आखिर होती क्यों है, तो यह नमी के अवशोषण के लिए इसका यूज होता है और यह एक स्पंजी टाइप का होता है, नमी को सोखता है। प्रश्न संख्या 63 में कह रहा है कि भंडारण की दृष्टि से सोना भंडारण में प्रथम राज्य कौन है। देखिए सबसे ज़्यादा सोना जो है वह कहाँ पाया गया था, तो बिहार के जमुई में लगभग 27.6 टन के अप्रोक्स पाया गया था। एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं है लेकिन ऐसा ही था, 27.6 से यह बिहार के जमुई में पाया गया था, ठीक है, जमुई में। तो अगर आपको प्रश्न में कह रहा है भंडारण के मामले में, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64। 64 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि विषुव, ठीक है, विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं तो क्या बोला जा रहा है। ऐसा सिचुएशन आता है, ठीक है, जब दिन और रात दोनों बराबर होते हैं उसे इक्विनॉक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यह कब होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि सूर्य की जो है सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है और उसमें क्या होता है, इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं रहता है। इसी कारण से 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होता है, बराबर होते हैं। प्रश्न संख्या 65 में कह रहा है डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइड है ना, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, हाइड्रेट नहीं है डाइहाइड्रेट है, तो यह किसका नाम है, तो यह जो है जिप्सम का, ठीक है। अगर इसकी रासायनिक सूत्र की बात करें तो हो जाएगा CaSO4 2H2 है ना, क्या हो जाएगा 2H2O, इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। 66 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि यहाँ पे गलत है। यहाँ एक तरफ राज्य दिया हुआ है और दूसरी तरफ विधानसभा की सदस्य संख्या दिया जा रहा है। पूछा जा रहा है कि इसमें गलत कौन है, तो उत्तराखंड की संख्या क्या है, विधानसभा की सदस्य संख्या 70 है, गोवा की विधानसभा की सदस्य संख्या 40 है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 403 है और मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर में यहाँ 62 दिया हुआ है जो कि गलत है, उसकी सदस्य संख्या कितनी है, विधानसभा की 60 है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67। 67 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है, तो उसे नक्षत्र कहिए अथवा तारामंडल कहिए, ठीक है, तारामंडल, इस दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कह रहा है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है क्या कहलाता है, तो उसे अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। अधिकेंद्र पर भूकंपीय तरंग जो होती है उसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। प्रश्न संख्या 69 में कह रहा है कि मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश क्या होता है, तो यह परिवेश अम्लीय होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 70। औद्योलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, यहाँ पे जो लिखा गया है कोंग्लोमेरेट, ग्रेनाइट, सेल और बलुआ पत्थर पूछ रहा है इसमें से किस प्रकार के चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, तो यह ग्रेनाइट में नहीं पाया जाता है, ठीक है। कुल मिला के अगर बात की जाए तो क्या होता है, आग्नेय अवसादी जो होती है ना,
इस तरीके से अगर बात करें आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट जो होती है वो अवसादी चट्टानें होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71। 71 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, ऋग्वैदिक काल में पशुओं की चोरी करने के लिए कुख्यात व्यापारी को क्या कहा जाता है। तो ऋग्वैदिक काल में जो पशुओं की चोरी करते थे, ठीक है, उसे क्या कहा जाता था, पनी कहा जाता था, और पनी व्यापारिक वर्ग भी हुआ करता था। तो ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72। गैस, सेल गैस है ना, सेल गैस का सर्वाधिक भंडार किस देश में है। देखिए इसमें भी कई क्या बोलते हैं स्टूडेंट विद्यार्थी थोड़े से कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चीन पहले स्थान पर है, ठीक है, और अमेरिका दूसरे स्थान पर है। कई कई जगह अमेरिका कर देते हैं जो कि आपका गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। तो हिंदू वृद्धि दर जो है वह राष्ट्रीय आय से संबंध है इसका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 74 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया था। तो यह राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन 2006 में किया गया था। प्रश्न संख्या 75 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में कौन कीट नहीं है। अब देखिए यहाँ भी प्रश्न है, मकड़ी जो है आप देखिएगा तो आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत कीट है, ठीक है, कहीं कहीं देखने को मिलेगा। तो यह जो है एक कीट नहीं है, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा मकड़ी एक कीट ही की तरह है लेकिन उससे भिन्न है, इसे कीट नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76। तो इसमें आप क्या करेंगे, कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, नो कन्फ्यूज़न, आपको लिख देता हूँ समझा के, क्योंकि बाद में कमेंट बॉक्स में आएगा भाई ये कीट ही है। तो यह मकड़ी कीट के अंतर्गत ऑर्थोपोडा में कहीं कहीं जिक्र किया रहेगा, लेकिन आपका मकड़ी जो है वो कीट के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न संख्या 76 नंबर प्रश्न में है, यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग यानी कि p एवं द्रव्यमान a, अभी यहाँ पे संवेग p बोल रहा है, द्रव्यमान m बोल रहा है, तो p एवं m पदों में गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है। देखिए इसकी एक फार्मूला होता है, यह फार्मूला बेस पे आधारित प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा p²/2m, ठीक है, p जो है मोमेंटम को दर्शाता है और m किसको दर्शाता है, मास को दर्शाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77। निम्न में से कौन सा झील बालसन का उदाहरण है। ठीक है, बालसन झील का उदाहरण सांभर झील है, ठीक है, सांभर झील है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78। 78वें नंबर प्रश्न में यहाँ पे कह रहा है मिलान करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे जो अनेक घरों के कुएं हैं, स्वास्तिक का चिन्ह है, सूती कपड़ा है और लिपस्टिक व कंघा है और कब्रगाह, यह साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। आपको इसे राइट सीक्वेंस में मैच करना है। अब देखिए पहले नंबर ऑप्शन की बात करें तो अनेक घरों में कुएं, यानी कि उसमें उस समय जो घर होते थे अनेक घरों में कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यह कहाँ से हुए, कालीबंगा से, यानी कि एक को मैच करेंगे 4 से। अब ए को 4 से मैच करता हुआ आपका ऑप्शन नंबर बी और सी है, बाद बाकी ए को और डी को कट करेंगे। अगला ऑप्शन है स्वास्तिक का चिन्ह, जो कहाँ पाया गया था, तो इसे हड़प्पा से प्राप्त किया गया था। अब देखिए बी का कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे देखिए बी का 1, अब देखेंगे तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन में बी का 3rd है जो कि गलत है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी पढ़ते हैं अगला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी को। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है सूती कपड़ा। सूती कपड़ा की अगर बात की जाए तो यह मिला था मोहनजोदड़ो से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन डी की बात करें लिपस्टिक व कंघा की, तो इसका साक्ष्य चहुंदरों से प्राप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा। और ई में कह रहा है कब्रगाह, जो कि सुरकोटदा में पाया गया था, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79, मैथ के प्रश्न है, साधारण प्रश्न है, आप इसे खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पॉज करके इस प्रश्न को नोट कीजिए और फिर से इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं, 79 नंबर क्वेश्चन करके लिख दीजिएगा, 79 नंबर क्वेश्चन प्रॉब्लम, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80। 80वें नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की क्या भूमिका होती है। अब पर्णहरित की बात की जा रही है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पर्णहरित जो है प्रकाश संश्लेषी अंग होता है, ठीक है। यह जो पर्णहरित है वह एक प्रकाश संश्लेषी अंग ही होता है और इसका क्या काम होता है, प्रकाश का अवशोषण करना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अब बात की जाए आखिर इसको पर्णहरित क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका रंग हरा होता है और इसीलिए इसे पर्णहरित कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो यह जो बाबरनामा है उसमें इसके द्वारा मेवाड़ का जिक्र किया गया है। ठीक है, मेवाड़ कहाँ पड़ता है? राजस्थान के दक्षिणी मध्य में स्थित है। ठीक है, मेवाड़। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82। चोल काल में पेरुंदम और सिरुंदम यह क्या होते थे? किसको कहा जाता था पेरुंदम और किसे सिरुंदम कहा जाता था? तो देखिए, जो उच्च जो है अधिकारी होते थे उन्हें पेरुंदम कहते थे और जो निम्न अधिकारी होते थे, निम्न अधिकारी, उन्हें सिरुंदम कहा जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83। इंडिया अ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एक पुस्तक है इंडिया ए नेशन। पूछा गया है कि यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसे एस.एन. बनर्जी यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84। किस गवर्नर जनरल के समय में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ था? अगर इंडियन काउंसिल एक्ट की बात की जाए तो इसे 1856 से 62 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था। 1856 से 62 में किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85। कोल्ड वार, ठीक है ना, शीत युद्ध होता है कोल्ड वार, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले अगर बात की जाए, अब देखिएगा इससे लेकर भी कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूज नहीं हुई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्नार्ड बारूच। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं करना है, करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट आंसर है बर्नार्ड बारूच। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव, ठीक है, एक कोशिकीय जीव के बारे में बात की जा रही है और पूछा गया है कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव, तो यह है एसिटिबुलेरिया। ठीक है, एसिटिबुलेरिया जो है यह क्या है? यह हरे शैवाल की एक प्रजाति है और यह क्या है? सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है और यह उष्णकटिबंधीय जल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88। 88 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 87 नंबर प्रश्न, कैरोलिंगियस साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अभी प्रश्न में क्या कह रहा है कि कैरोलिंगियस एक साम्राज्य था और वह उसका संस्थापक जो था वह कौन था? तो वह शारलमा उसका संस्थापक था। प्रश्न संख्या 88। 88 में पूछा गया है कि खांचा पद्धति से विशाल और मजबूत जहाज किस देश में बनाए जाते थे? यह एक टेक्निक था, एक मेथड था खांचा पद्धति। यह पूछ रहा है कि इस पद्धति से विशाल और मजबूत जहाज जो है वह किस देश में बनाए जाते थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89। 89 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि कुल मिला के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हैं? ठीक है, तो यह कुल मिला के जो बात की जाए 18 राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो पड़ोसी सीमा से जुड़े हुए हैं। 90 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है? और बात यह वास्तविकता में भी है, यह रूसों के द्वारा कहा गया था कि मनुष्य क्या है, पैदा तो स्वतंत्र रूप से हुआ है लेकिन हर जगह वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 91। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में यानी कि सेल डिवीजन में मुख्य सृष्टिकर्ता यानी कि मेन क्रिएटर की भूमिका कौन निभाता है? तो यह जो है केंद्रक। ठीक है, केंद्रक जो है यह मुख्य भूमिका निभाता है सेल डिवीजन में। ठीक है, और बात की जाए तो यह कोशिका की क्या होता है, जितनी भी समस्त क्रियाएं होती है उपापचयी क्रियाएं, उनमें यह इसको नियंत्रित करता है और यह भाग लेता है। तो जब नियंत्रित ही करता है तो भाग लेना जाहिर सी बात हो जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वेद मंत्रों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? वेद के मंत्रों के जो समूह होते हैं ग्रुप, उसे सूक्त नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93। दोस्तों, आप इस चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्ञान बिंदु जो कि बिहार दरोगा के लिहाज से सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज होता है उसका कंप्लीट डिस्कशन किया जा रहा है और किया जाएगा। सारे जितने भी है 80 से ज़्यादा कुल मिला के जितने भी ज्ञान बिंदु के द्वारा टेस्ट लॉन्च किए जाएंगे उस सारे टेस्ट सीरीज को यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर आ गए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको समय समय पर
वीडियो आपको अपलोड कर दिए जाएंगे और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ ज़रूर जुड़िए, क्योंकि इस क्लास के बाद उसका PDF आपको वहीं पे मिलेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93। चावल का कौन सा किस्म खारे जल में उत्पादन के लिए जाना जाता है? कौन सा किस्म की अगर बात करें तो यह है पोकल्ली। पोकल्ली क्या है? यह एक चावल का प्रजाति है जो कि दक्षिण भारत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दक्षिण भारत में पोकल्ली। कभी आप जाइए तो वहाँ इसका लुत्फ उठाइए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94। 94 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा कौन है जिनमें जाइलम, ठीक है, जो जल का संवहन परिवहन करता है, और फ्लोएम जो है वह पोषक तत्व जो है उसके भोजन का संवहन करता है। तो पूछा गया है कि जाइलम तथा फ्लोएम का उत्तक पाया जाता है, ठीक है, विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा। अगर बात की जाए तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा टेरिडोफाइटा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95। यदि दर्पण प्रतिबिंब में समय 6 बजे है तो घड़ी में क्या समय दिखाएगा? तो आप खुद से इसे क्या करेंगे? प्रैक्टिकल करेंगे। इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96। विजयनगर की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्रियों में कौन एक पुर्तगाल का नहीं था? यानी कि ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि कौन पुर्तगाल का नहीं था। बारबोसा, डोमिंगो पावरा और नूनीज जो है वह पुर्तगाल का था, जबकि निकोलो कांटी कहाँ था? यह एक इटालवी यात्री था, ठीक है, इटालवी यात्री था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97। 97 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी, यह किसकी उक्ति है? ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया है कि शेर शाह के द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी? तो यह उक्ति या यह स्टेटमेंट KR कानूनगो के द्वारा दिया गया है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98। 98 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? यदि किसी धन का राशि 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 है, तो उसी धनराशि का उसी दर से उतनी ही समयावधि का साधारण ब्याज क्या होगा? देखिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है? 12.5%, ठीक है, 12.1/2, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है तो टाइम आपका 2 वर्ष दे रहा है। ब्याज क्या हो रहा है? 510 हो रहा है, ठीक है। तो उस धनराशि पर, यानी कि सेम अमाउंट है, सेम प्रिंसिपल है, उसी दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% ही रहेगा, तो समयावधि जो अगर सेम ही रहेगा तो साधारण ब्याज क्या होगा? तो आप चक्रवृद्धि ब्याज के जगह पर इसको पुट करके देखेंगे, वहाँ से प्रिंसिपल निकलेगा और वहाँ से क्या निकल जाएगा? SI निकल जाएगा। खुद से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर क्या हो जाएगा? SI निकालना है ना आपको, साधारण ब्याज। खुद से अगर सॉल्व करेंगे आप देखेंगे, आंसर तो मैं नहीं बताऊँगा, आंसर आपको खुद से कमेंट करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99। 99 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? पान की जो लता होती है उसमें बनने वाली जड़ को किस नाम से जाना जाता है? तो यह आरोही जड़ होती है, जो हमेशा बढ़ते रहते फैलते रहती है। जब भी आप इसे एक बार लगाएंगे इस पौधा को तो यह जल्दी समाप्त नहीं होता है, ठीक है। आरोही जड़, इसकी जड़ बढ़ती जाती है, इसकी शाखाएं निकलती जाती हैं। 100वें नंबर प्रश्न और यानी इस सेट नंबर 10 का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सम्मिलित है? ये जो जोड़ी दिया गया है उसमें यह जो संस्था है और इसके किस आर्टिकल के तहत इसका जिक्र किया गया है वो सुमेलित है। देखिए ऑप्शन ए में क्या कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जो कि अनुच्छेद 318 में जिक्र किया गया है, यह गलत है, इसका जिक्र 370 में किया गया है। ऑप्शन बी की बात करें तो भारत का निर्वाचन आयोग, जिसका जिक्र जो है 324 में किया गया है, यही आपका एकमात्र करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी की बात की जाए तो संघीय लोक सेवा आयोग, जिसका जिक्र अनुच्छेद 332 में नहीं 315 से 323 में किया गया है, 315 से 323 तक में किया गया है। और महाधिवक्ता जो कि अनुच्छेद यहाँ पे दिया हुआ है 351, वह गलत है, 165 में इसका जिक्र किया गया है। इस तरीके से सेट नंबर 10 के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हुए। जो मैथ के प्रश्न इजी थे वो खुद से आपको सॉल्व करना है, इतने साधारण प्रश्न आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं।
साथ ही साथ टेलीग्राम को सब्सक्राइब, टेलीग्राम के लिंक को क्या करेंगे, वहाँ से जुड़ जाएंगे, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों एनसीईआरटी के एमसीक्यू, जो कि बायोलॉजी सेक्शन के सारे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं, साथ ही साथ आपको प्राचीन इतिहास की एनसीईआरटी की एमसीक्यूज है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से उसे कंप्लीट वॉच करेंगे। परीक्षा के लिहाज से एनसीईआरटी सबसे महत्वपूर्ण जो है वह साधन होता है, और सारे एनसीईआरटी का एक कलेक्ट किया जाएगा प्रश्न को, सारे चैप्टर को, उस सारे चैप्टर के एमसीक्यूज प्रश्न को उस एक वीडियो में समाहित किया गया है, तो उसे देखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और आपको इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।